हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स आपकी मोस्ट डिमांड पर मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक के जो चैप्टर वाइज फॉर्मूले हैं वो उसकी मैं वीडियो है और इसकी मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा और कैसे कैसे क्या फॉर्मूला आपको याद करने ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर आपका आता है वो है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको पता होगा प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। ठीक है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे प्राकृतिक संख्या हो गई। सम संख्या जैसे 2 के पहाड़े 2 से जो विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, पूर्णांक 0 1 2 3 -1 2 3 तो चलता रहता है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में अगर 0 से स्टार्टिंग कर दो तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। भाज्य संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो जाए, अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हो। सहभाज्य संख्या अगर दो संख्याओं का HCF 1 होता है या दो से ज़्यादा संख्याओं का HCF 1 होता है तो उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो परिमेय संख्या होती है बच्चों, वो क्या होती है? परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता। ठीक है, P व Q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये परिमेय संख्या की बात होती है। P व Q पूर्णांक हो गया और अगर HCF निकाला जाए P और Q का तो 1 आएगा। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हो, जो इसका जहाँ पर Q का मान 0 ना हो, P और Q पूर्णांक हो और अगर P और Q का HCF निकाला जाए तो 1 आए, तो इस सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, और फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जैसे कि ये √5 √7 कोई भी अभाज्य संख्या के ऊपर √ आएगा तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आई बात समझ में? अगर कोई अशांत अनावर्ती संख्या होती है तो वो भी हमारी अपरिमेय होती है। ठीक है, अशांत परंतु आवृत्ति हो तो वो परिमेय हो जाती है। ये सब हमने पढ़ा रखा है। चलिए, वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या ये तो पता होगा। उसके साथ साथ ठीक है, ये बहुपद चैप्टर आ रहा है। इससे पहले आपका एक आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये छूट रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है कि अगर दो संख्या हैं, अगर a का मान b से बड़ा है तो मैं a को लिख सकता हूँ BQ + R के बराबर। यहाँ Q भागफल होता है, R शेषफल होता है। ठीक है, और R का जो मान है वो हमेशा b से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। इसकी मदद से हम HCF भी निकालते हैं और क्वेश्चन भी आता है। साथ ही साथ एक प्रमेय होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, गणित का आधारभूत प्रमेय। गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, मतलब दो संख्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी संख्या, तो किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर एक संख्या ले लूँ मैं 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 3 और 6 3 1 कम 3, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम, ठीक है, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये होता है हमारा गणित का आधारभूत प्रमेय। और उसके साथ साथ आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना, LCM निकालना, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो कोई मेथड है, ये मैंने सिखा रखा है। ठीक है, पूरा गणित मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ एक नियम होता है HCF और LCM के लिए। अगर दो संख्याओं पे लिए हैं, ये प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। सो ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ये नियम है, 3 के लिए नहीं है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपके पास कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, जो कि अंश बट्टे हर के रूप में है, या कि आप कह सकते हैं कि P/Q के रूप में है, तो आपको पता करना है कि ये शांत है या अशांत। देखो, शांत कब होगा? अगर इसका गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप होगा, तब क्या होगा? शांत होगा।
अगर इस रूप का नहीं होगा, इस रूप का नहीं होगा मतलब कुछ और संख्याएं आ जाएंगी तो अशांत होगी। ठीक है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, सही है, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा सा नहीं समझाना चाहता, मैं थोड़ा और आसान से एक्सप्लेन करूँगा। देखो, शांत कब होगा? शांत के 3 केस हैं। या तो सिर्फ जब हर का गुणनखंड करोगे आप, जब हर का गुणनखंड करोगे, या सिर्फ 2 गुणा 2 आ रहा होगा तब शांत होगा, या फिर अगर 5 गुणा 5 गुणा 5 इस तरीके से आ रहा होगा तब भी शांत होगा। और 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, वो मैटर नहीं करता कि कितनी बार आ रहा है गुणनखंड करने पर। अगर 2 भी है और 5 भी है तब भी शांत होगा। ठीक है, 2 है, 5 भी है और कुछ अन्य संख्या आ जाएंगी तब क्या होगा? अशांत होगा। सिर्फ अन्य संख्या मतलब 3, 7, 11, 13 ऐसी संख्या कुछ आ जाएंगी हर का गुणनखंड करने पर तब अशांत होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो सब बता दिया है मैंने आगे, ये आप जानते होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में, रैखिक बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में आपने पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कक्षा 9 में। बहुपद, अगर कोई पद बहुपद है तो उसको 3 चीज़ें को संतुष्ट करना पड़ता है। ठीक है, 3 चीज़ों को संतुष्ट करना पड़ता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वो चीज़ क्या होती है? ठीक है, जो हमारे चर हैं, चर की घात, चर की घात प्राकृतिक संख्या हो, चर की घात प्राकृतिक संख्या हो, पहली चीज़ तो यह है। उसके साथ साथ सीमित पद हो। क्या हो? सीमित हो, सीमित हो। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी मात्रा इधर उधर हो सकती है। सीमित पद होने चाहिए, काउंटिंग ऑफ नंबर सीमित होना चाहिए। 5, 10, 15 करोड़ अगर आप लिख पा रहे हैं तो वो सीमित पद होता है। ठीक है, और उसके साथ जो गुणांक हैं, जितने भी गुणांक होंगे, गुणांक वास्तविक हो। अगर कोई भी पद इन चीज़ों को संतुष्ट करता है तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने x² + 2x - के 5, और एक लिख दिया मैंने x² 2x की घात 1/2 + 100। ठीक है, सो देखो ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? सो देखो इसमें कितने पद हैं। सबसे पहले तो चर की घात प्राकृतिक हो। चर क्या है यहाँ पर? x। देखो 2 है, 1 है, प्राकृतिक संख्या है। सीमित हो, 1, 2, 3 गिन पा रहे हो। और जो गुणांक है यहाँ पर x, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -5 वास्तविक संख्या है, तीनों को संतुष्ट कर रहा है। पद सीमित हो, 3 पद है, ठीक है। गुणांक यहाँ पर 1, 2, 100 है, वो भी ठीक है। लेकिन चर की घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, तो इस वजह से ये बहुपद नहीं है। तो ये भी आता है 1 नंबर में बहुपद के बारे में, बहुपद की घात। ठीक है, अगर कोई समीकरण इस रूप में लिखा हुआ है ax + b और x की अधिकतम घात यहाँ 1 है, तो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, द्विघात, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax² + bx + c। अगर x की अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बोलेंगे, x की अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम त्रिघात बोलेंगे, x की अधिकतम घात 4 हो तो उसे हम चतुर्थ घात बोलेंगे। ठीक है, अगर दो द्विघात समीकरण है तो उसमें एक सूत्र होता है। अगर शून्यक मेरे पास अल्फा और बीटा है, ये द्विघात है ना, अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसमें सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, जो कि सूत्र होता है -b/a। तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों मतलब 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा जो होता है वो बच्चों c/a होता है। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, हर बार। ठीक है, अगर आपके पास शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल पता है या फिर 2 शून्यक पता है तो आप द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हो। ठीक है, द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हो, जिसका सूत्र होता है x² - के अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद में क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ये होता है। ठीक है,
पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी वही संबंध है, इसमें एक्स क्यूब है तो इसके 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो शून्यकों का योगफल सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए। बी जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, सी क्या है एक्स का गुणांक, डी है अचर पद। अल्फा बीटा अगर जोड़ा में लोगे तो सूत्र होता है सी बट्टा है, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है बेटा, माइनस के डी बट्टा है। सॉरी गाइस, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये चैप्टर नंबर 2 के सूत्र थे जो कि आपके आराम से बन गए। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बेसिक्स। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है। ये स्क्वायर ना ऊपर ऊपर चला गया, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर है। तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी। कुछ फॉर्मूले हैं और इनको भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और इनको भी, इतने ज़्यादा फॉर्मूले ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख लेना, फ्यूचर में काम देगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के जो विधि है वो बेटा ग्राफी विधि है और बीजगणितीय विधि है। ग्राफी विधि सूत्र नहीं है, ग्राफ की मदद से हल करना होता है, और ये बीजगणितीय विधि भी कोई सूत्र नहीं है, इसको भी आपको हल करना होता है मेथड के द्वारा। ठीक है, तो ये तो चलो बात की बात है। अब ग्राफ 3 टाइप के हो सकते हैं जिस पर हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। आपको 2 समीकरण दे रखा होगा, आपको तुलना करना होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने होंगे। यदि केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सो पहला केस क्या है बच्चों, यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और जब हल होता है तो बच्चों वो स्थिति क्या होती है, संगत। और मैं लिख के दे सकता हूँ, इन 3 केस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हर बार। और जब हल होता है तब वो क्या होता है बेटा, संगत। हल नहीं होगा तो संगत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, यदि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2, तो ये इसे क्या होता है बेटा, समपाती रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। अब समपाती रेखा क्या होता है, ये एक रेखा है, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा गई है, इसी के ऊपर से इसके। ठीक है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, मतलब समपाती रेखा का मतलब समझ पा रहे हैं ना, अनंत बिंदु पर छूती हुई जाती है, इसीलिए इसे संपाती बोलते हैं। तो इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। और अनेक हल जब है और इसे जब हल होगा तब क्या होगा बच्चों, संगत होगा। ठीक, अगला केस क्या हो जाता है कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तब क्या होगा बेटा, तब होगी समांतर रेखा। जैसे सड़क के 2 किनारे कभी नहीं मिलते हैं ना, तब ये क्या होगी, समांतर रेखा होगी। और कभी मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, कभी मिलेगा ही नहीं। ये जब कभी आपस में मिलेगा नहीं, जब टच करता है तभी सॉल्यूशन आता है। अब टच नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो बेटा ये क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो छांटने के लिए इसमें से प्रश्न 100% हर बार आता है, 100%। तो ये चीज़ भी हो गई हमारी आराम से। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख रखा है आपकी स्क्रीन पर, इससे आप लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये जो 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वजोड़ विधि, ये सब पढ़ा रखा है ऑलरेडी और सब जानते हैं हम, है ना। और पूरा मैथ्स पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये 3 केस हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में मेन चीज़ द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं,
जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये सब पता है, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक्स निकालने का सूत्र ये है, जिसे हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं और द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। और उसके बाद इसमें विविक्तिकर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बेटा? विविक्तिकर। विविक्तिकर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे डी से प्रतिनिधित्व किया जाता है। सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर का मान, देखो ये द्विघात समीकरण है, यहाँ केस देखो, अगर बी स्क्वायर का मान ये 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आता है तो जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं, ये लिखा है। अगर विविक्तिकर का मान डी का मान 0 आ जाता है, ठीक है, अगर 0 आता है तो मूल आपके वास्तविक होंगे और दोनों मूल समान होंगे। और डी का मान अगर 0 से कम यानी कि नेगेटिव का आ जाता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मूल होगा लेकिन वो वास्तविक नहीं, वो काल्पनिक होगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 4 में कुछ इतने ही फॉर्मूले हैं बस। बाकी मेथड है ना, अलग अलग तरीके से हल करने का है, वो सब सूत्र में नहीं आता है, वो मेथड्स हैं। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक सूत्र यह है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। एन क्या होता है? एनवा पद। ए क्या होता है? प्रथम पद समांतर श्रेणी का। एन क्या होता है? पदों की संख्या। ये सूत्र तो बच्चे को पता होगा, इतना आसान जो चैप्टर है। और डी का मान क्या होता है? सार्वधातुक। ठीक, और सार्वधातुक कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास कोई द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ या फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाओ, मतलब पहले वाले से अगले वाले से अगले वाला पद घटा दो, आपको सार्वधातुक मिल जाता है। आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा। ठीक है, जैसे कि व्यापक पद अगर मैं बात करूं, पहला पद अगर ए है, अगर आपको कोई भी पद निकालना है तो आपको डी और ए पता होना चाहिए। प्रथम पद और सार्वधातुक पता है, आप आराम से कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ए के बाद ए प्लस डी होगा, उसके बाद ए प्लस 3d, उसके बाद ए प्लस 3d। ठीक है, ये प्रथम पद है, ये A1 है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। दूसरे के लिए a प्लस डी कम कर देते हैं, एक 3 के लिए a प्लस 2d, A4 के लिए प्लस 3d। अगर मुझे A5 निकालना है तो क्या हो जाएगा? a प्लस 4d। ये सब कुछ सिखा रखा है मैंने आपको, सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद पदों का योगफल का सूत्र है एन बराबर, एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। अगर आपको किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो आप ये सूत्र लगा सकते हो, a प्लस एल ब्रैकेट में n/2। इससे भी आप हल कर सकते हो। तो ये 2 ही सूत्र हैं आपके इस पूरे चैप्टर में, आराम से हो जाएगा। अगर इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है? त्रिभुज, ट्राइंगल्स। तो उसमें कोई भी सूत्र नहीं है। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, कोई सूत्र नहीं है, सब थ्योरम है, सब प्रमेय है। ठीक है, और प्रमेय समझी जाती है, लिखी जाती है, ठीक है, रटी नहीं जाती है। प्रमेय को समझना ज़रूरी है। अगर आपको सारे प्रमेय पता है, ठीक है, आप सारे प्रमेय समझते हो तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। और प्रमेय सिद्ध करने के लिए कौन कौन सा आता है एग्जाम में? थेल्स का प्रमेय 6.1 जो सिद्ध करने के लिए आता है। उसके बाद आता है 6.2 को भी कभी कभी सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, 6.6 और 6.8, ये कुछ 3 प्रमेय हैं जो बार बार सिद्ध करने के लिए आते हैं। बाकी 6.1 से लेकर 6.9 तक प्रमेय हैं। इन देखो प्रमेय को सिद्ध करना आए ना आए, जो 3 प्रमेय बोला 6.1, 6.6 और 6.8, इन तीनों को सिद्ध करना आना चाहिए। बाकियों को सिद्ध करना ज़रूरी नहीं है। उसके स्टेटमेंट पता हो और उसका मतलब क्या है, उसका उपयोग कैसे करना है, वो हमें पता होना चाहिए। बाकी थ्योरम को प्रूफ करना आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी आते ही नहीं है। ठीक, इसीलिए छठा चैप्टर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, सीधा 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। आपको पता होगा निर्देशांक ज्यामिति है ना। निर्देशांक ज्यामिति में अगर कोई बिंदु है, ठीक है, बिंदु यहाँ x होता है, यहाँ y होता है। x वाले को हम भुज बोलते हैं और y वाले को हम क्या बोलते हैं? कोटि।
ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें दे रखा हो कि इधर भुज कौन है, कोटि कौन है। फिर हमारे ये निर्देशांक ज्यामिति, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। यहाँ पर ओ, इधर x का मान प्लस होता है, इधर y का मान प्लस, इधर y का मान नेगेटिव, इधर x का मान नेगेटिव। यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ नेगेटिव प्लस होता है, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है। यहाँ पर नेगेटिव 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 होता है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। x का मान प्लस, y का मान नेगेटिव, ठीक है। सो ये लिखा भी है मैंने, भुजकोटि के बारे में बता दिया। फिर क्या आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदु हैं आपके पास, ये एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। यहाँ पर x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है निर्देशांक, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। इसे बोलते हैं दूरी सूत्र। मध्य बिंदु, अगर ये दो बिंदु है, इसके बीचों बीच का बिंदु निकालना है, माना वो बिंदु x, y है, तो सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है। विभाजन सूत्र निकालना है, जैसे ये m1 है, ये m2 है, अच्छा n दे रखा है, ये m वाला हिस्सा, ये n वाला है, तो सूत्र क्या होता है x के लिए। इससे बढ़िया है, इसे भूल जाओ, इससे बढ़िया क्या होगा, m1 मान लो, इसे m2 मान लो, तो x के लिए क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। y निर्देशांक के लिए क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये वाला जल्दी याद रहेगा, ठीक है, ऐसे बना के करना, तो इसे बोलते हैं विभाजन सूत्र। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता ही है ये क्या होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। इसे आप रट लो ना, आराम से हो जाएगा, इसे याद कर लेना, इस पर क्वेश्चन हर बार आ जाता है। संरेखी क्या होते हैं, संरेख कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा संरेख, ठीक है। संरेख का मतलब होता है सभी बिंदु एक ही रेखा में। अगर 3 बिंदु की बात कर रहा है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में, 4 बिंदु की बात कर रहा है तो चारों बिंदु एक ही रेखा में, उसे संरेख बोलते हैं। संरेख को अंग्रेजी में कोलिनियर बोला जाता है। सो देखो, अगर ये 3 बिंदु हैं ए बी सी, संरेख कब होगा, अगर बीच की दूरी निकालोगे, ए सी, अगर ए सी ए बी प्लस बी सी के बराबर आ जाए, अगर आपके 3 बिंदु क्रमशः है, क्रमशः को गोली मारो, क्रमशः भूल जाओ। अगर आपके पास 3 बिंदु हैं, बड़ी वाली बीच की दूरी बाकी 2 छोटे बीच की दूरी के सम के बराबर आ जाएगा, योगफल के बराबर आ जाएगा, तब जाके वो तीनों बिंदु आपस में क्या होंगे, संरेख होगी। अगर दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल रहे हो तो, ठीक है। 3 बीच की दूरी निकालोगे, सबसे बड़ी वाली दूरी बाकी 2 छोटी दूरी के योगफल के बराबर अगर आती है, तब जाके वो तीनों बिंदु आपस में संरेख होगी। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। मैंने पहले ही समझा रखा है, त्रिकोणमिति के सारे नियम कानून यहाँ पर 90, पाइथागोरस प्रमेय, सारे नियम कानून समकोण त्रिभुज पे ही आधारित होते हैं, ए बी सी, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, 90 अंश का सामने वाला भुजा कर्ण, ये हमारा आधार और ये हमारा लंब, ठीक है। यहाँ हमारा कोण है। तो अब और एक चीज़ मैंने आपको बताई है, जिस कोण के लिए बोलेगा, जैसे इस कोण के लिए बोल रहे हैं, ए भुजा के लिए, मतलब ए कोण के लिए, जिस कोण के लिए बोलेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाती है, लंब। अगर सी के लिए बोलेगा तो सी के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण है, ये लंब है, तो इसको क्या हो जाना पड़ेगा, आधार, ठीक है। ये चीज़ मैंने समझा रखी है। इसमें एक नियम होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग है वो किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस नियम को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ना शुरू कर दिया होगा, मैंने तो कक्षा 6 में पढ़ा था, अब शायद कक्षा 8 से आता है ये पाइथागोरस प्रमेय, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। उसके साथ साथ ये कुछ नियम कानून है, इसको
अभी करेंगे, हाँ अभी और फॉर्मूले आएंगे। कहाँ है बेटा? अरे यार किधर चला गया? टेबल शो नहीं हो रही आई थिंक इसमें, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ, है ना, एनोटेशन में शो नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या है बच्चों? हाँ उसके बाद ये चीज़ आ जाती है, जैसे कि लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, यहाँ से आता है शाइन, यहाँ से आता है कॉस, यहाँ से आता है टेन, नीचे से लोगे कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, ठीक है। सो देखिए बच्चों, साइन थीटा अगर आपको निकालना है, साइन थीटा क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। फिर कॉस थीटा क्या होगा बच्चों? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। फिर टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? लंब बट्टे आधार, ठीक है। अगर आपको कॉसेक थीटा निकालना है, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। फिर आपको सेक थीटा निकालना है, कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। फिर आपको अगर कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, आधार ऊपर लंब नीचे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। उसके बाद एक चार्ट आती है, ठीक है, एक चार्ट आती है, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे शायद शो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से एनोटेशन को ऑन कर लेता हूँ, फिर यहाँ से शायद दिख जाएगा आपको। कुछ चीज़ें उस एप्लीकेशन में शो नहीं होती, कुछ चीज़ें यहाँ शो नहीं होती, हर एक चीज़ के फ़ायदे नुकसान है ना। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ देखा, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है, वहाँ पे नहीं हो रहा था। तो ये फॉर्मूला मैंने याद करना सिखा दिया आपको, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। उसके बाद ये संबंध है, संबंध क्या है वो देख लो बच्चों, कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान एक होता है। इसका मतलब क्या है कि साइन यहाँ 30 है और गुणे में कॉसेक यहाँ 30 है, तभी जाके उसका मान एक होगा। यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, तब नहीं होगा, ठीक है। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉसेक थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन, कॉस गुणा सेक 1 होता है, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। ये सारे सूत्र है, सेक बराबर होता है 1 बट्टा कॉस, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा 1 होता है, टेन थीटा का मान 1 बट्टे कॉट होता है, कॉट थीटा का मान 1 बट्टे टेन होता है, टेन थीटा को हम साइन बट्टे कॉस लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस बट्टे साइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी सूत्र हैं, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये टेबल है आपके पास, ये टेबल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साइन का मान ये कैसे याद किया जाता है, कैसे शॉर्टकट ट्रिक बना रखा है मैंने, इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो त्रिकोणमिति टेबल को कैसे याद करते हैं उसकी भी वीडियो है, ये लंबा चौड़ा है, मैंने 20-25 मिनट का एक वीडियो बनाया था, उसे भी ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। फिर ये 8.3 से पहले है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये याद करोगे ये वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये याद करोगे ये वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसके बाद कॉसेक 90, अगर ये वाला ये दोनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, है ना। और आपको ये भी पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 सर्व समीकरण प्रश्नावली 8.4 को सरल करने के लिए इनकी और इन सूत्रों की हमें आवश्यकता पड़ती है ना, प्रश्नावली 8.4 को सरल करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आगे सब कुछ समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब इधर आ जाते हैं मेन चीज़ में। हो गया ये चीज़ समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये सब बता दिया मैंने अभी। हाँ, अब 8वें के बाद जो चैप्टर नंबर 9 आता है, ठीक है, त्रिकोणमिति का। हाँ क्या रहा है, ये काला काला क्यों दिख रहा हूँ,
कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो काले ही हम। त्रिकोणमिति का जो उपयोग है, चैप्टर नंबर जो 9वां चैप्टर है उसमें 8वां चैप्टर में जो सूत्र लगते हैं वही लगता है, ठीक है, वही लगता है, ये जो आपको पता है। 9वें चैप्टर में कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। 10वें की अगर बात करूँ, 2 प्रमेय है 10वें चैप्टर में, है ना। अगर मैं 10वें चैप्टर की बात करूँ, कोई सूत्र नहीं है 10वें चैप्टर में। जो चैप्टर नंबर आपका 10 है वो क्या है, वृत्त है। इसमें सिर्फ 2 प्रमेय हैं, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.1 क्या कहती है, अगर आपके पास कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, सब समझा रखा है, पढ़ा रखा है, स्पर्श रेखा है। अगर इस केंद्र से स्पर्श बिंदु पर अगर मिलाओगे तो हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। कितने का कोण बनता है, 90 अंश का कोण। और दूसरा प्रमेय 10.2 क्या कहता है, अगर आपके पास एक वृत्त है और उसके बाहर कोई आपने बिंदु ले लिया और उस बिंदु से तुमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, 2 स्पर्श रेखाएं तुमने खींच दी, ये ए माना और ये बी माना, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी, पी ए बराबर पी बी होगा। तो ये 2 प्रमेय हैं, कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। इसी के उपयोग से चैप्टर नंबर 10वां पूरा हल होता है। और 11वें में तो कोई सूत्र ही नहीं है, गोला प्रकार चांदा लो और बनाते रहो, है ना। आपको किसी भुजा को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बीच में से कैसे खींचते हैं, 30 डिग्री का कोण, 40 50 45 डिग्री का कोण, 90 का कोण, 60 डिग्री का कोण, ये सब बनाना आना चाहिए। त्रिभुज कैसे बनाते हैं ये सब आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये सब पता है तो आराम से कर लेंगे आप। तो 11 चैप्टर तक तो कोई और फॉर्मूला है नहीं, सीधे 12वां चैप्टर पे आ जाओ। 12वें में क्या फॉर्मूला है वो भी लिख देते हैं। यहाँ 12वें चैप्टर की बात करते हैं। 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करना है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, वृत्त क्या होता है वो आपको पता ही होगा। ये वृत्त का केंद्र है, ये बेटा क्या है, इसकी त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। परिधि से परिधि को मिलाए केंद्र से होता हुआ जाए उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास d बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि d बराबर होता है 2r, ये तो पता ही होगा, है ना। पाई का मान वैसे क्या लिया जाता है, 22/7 लिया जाता है जनरली, ठीक है। और इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और वृत्त की जो परिधि, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 2πr, ये सूत्र होता है, ये छोटी क्लासों से आप जानते हो, ठीक। और इसमें एक जीवा भी होती है, ये जीवा क्या होती है, जो परिधि से परिधि को मिलाए परंतु केंद्र से होता हुआ ना जाए, उसे हम जीवा कहते हैं। अब 12वें में क्या होता है ना बेटा, 2 टाइप के सूत्र मिलेंगे, देखते हैं। पहला वाला क्या है, ये वृत्त है, ये वृत्त है। एक आता है त्रिज्यखंड, एक क्या आता है बेटा, त्रिज्यखंड। मैं सिंपल बताऊंगा, त्रिज्यखंड क्या होगा, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, ओके। अब बात करेंगे वृत्तखंड। अगला होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, जीवा के द्वारा काटा गया खंड, जीवा के द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है, ओके बच्चों। सो देखिए, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है, ठीक है। इस छोटे वाले हिस्से को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, ठीक। और इस बड़े वाले, ये जो काला काला हिस्सा दिख रहा है, इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। तो लघु त्रिज्यखंड निकालने के लिए इसमें क्या होगा, आपको त्रिज्या दे रखी होगी और आपको क्या दे रखा, थीटा दे रखा होगा। सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणा πr², ये होता है लघु त्रिज्यखंड निकालने का सूत्र, ठीक है। आपसे पूछ सकता है दीर्घ निकालो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर बोल दे। सो आप खुद देखो क्या है बेटा, अगर आपको ये दीर्घ निकालना है, ये वाला काला काला हिस्सा निकालना है, तो क्या करना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल
उसमें से क्या घटाना होगा, छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना होगा। मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होगा दीर्घ त्रिज्यखंड निकालोगे तो। ठीक है, इसे लिख लेना। कभी कभी क्या आ जाता है ना एग्जाम में, बोलते हैं ये जो है इसे क्या बोलते हैं, चाप, इस चाप की लंबाई निकालो। नेक्स्ट सूत्र ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा। अब तीसरा क्या आ जाता है, चाप की लंबाई, कि चाप की लंबाई क्या होगी। तो सूत्र क्या होगा, थीटा बट्टे 360, यानी कि ये परिधि वाले में आ रहा है, तो सूत्र लग जाता है 2 पाई आर। ये तीसरा सूत्र। 3 सूत्र होंगे इसमें जो मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक, अब आते हैं ये वाला, वृत्त जीवा के द्वारा काटा गया, इस छोटे वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा, लघु वृत्तखंड, और इस बड़े वाले काले काले हिस्से को क्या बोला जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचना, यह हमारा केंद्र है। ठीक है, अगर आपको ये वाला हिस्सा निकालना है, ये मैंने येलो कर दिया, ये वाला हिस्सा अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ये आर है ये थीटा है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, घटा देना है। तो यानी कि लघु, अगर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र को याद रखना। ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है आपका लघु वृत्तखंड का। किसका, लघु वृत्तखंड का। ठीक है बच्चों, अब अगर लघु वृत्तखंड निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये इसका सूत्र होगा अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। अगर लघु वृत्तखंड निकल गए, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा दो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 12वें चैप्टर में सूत्र है जो कि मैंने आपको लिखवा दिया। अब आएंगे 13वें चैप्टर पर। ठीक है, 13वें चैप्टर में कैसे कैसे सूत्र हैं वो आपको बताऊंगा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का परिमाप, ये सब तो मैंने बता दिया। ठीक है, 13वां चैप्टर कौन कौन सा ले लेते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, सही है। तो सबसे पहले देखो, इसमें बात की जाएगी घन। ठीक है, नंबर 1 में किसकी बात कर रहा हूँ, घन। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। ठीक है, घन में क्या होता है, अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी होगा। तो नंबर 1, घन का क्षेत्रफल सूत्र होता है 6a², मतलब 6 गुणा भुजा का वर्ग। नंबर 2, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। कई बच्चे बोलते हैं सर क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊं, आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल को आप जहाँ रखोगे उसके लिए रखने के लिए एक जगह चाहिए होगी। तो जो चीज़ जितनी जगह घेर रही है उसे बोलते हैं क्षेत्रफल। एक बाल्टी है, एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, कोई चीज़ कितना चीज़ समाहित हो सकती है, उसे बोलते हैं आयतन। ठीक है, तो क्षेत्रफल आयतन में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। घन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे घनाभ। ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, घनाभ। घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो। ठीक है, ये घनाभ है हमारे पास। क्लियर।
इसके बैकग्राउंड को मैं चेंज कर सकता था क्योंकि ये कुछ अजीब लग रहा है ना। हाँ, अरे यार वाइड ही करो नहीं तो वो ब्लैक वाला छप जाएगा। घनाभ, पहला वाला घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्र बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। देखो L का मतलब क्या है, यहाँ पर लंबाई से है, B का मतलब यहाँ पर चौड़ाई से है, और H का मतलब यहाँ ऊंचाई से है। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। और आयतन का क्या होता है बेटा, आयतन का सूत्र होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। ये घनाभ के बारे में हो गया, घनाभ। उसके बाद बात करेंगे तो नंबर 3 पे आ जाते हैं। मेन जो चीज़ें वही मैं बता रहा हूँ जो आपको काम की चाहिए। वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, गोला। गोला का मतलब जस्ट लाइक अ बॉल, जैसे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सब होता है ना, वो सब। गोले में आयतन होता है, रूट। ठीक है, गोले में आयतन होता है, ध्यान रखना। अब एक चीज़ मुझे बतानी थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है। पृष्ठीय, पृष्ठ का मतलब होता है पृष्ठ को छूता हुआ जाना। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप दुकान में जाते हो, एक बढ़िया टॉय खरीदते हो और दुकानदार को बोलते हो भैया इसे पैक कर दो। और जब दुकानदार पैक कर रहा होता है तो वो एक पन्नी चढ़ा रहा होता है। पन्नी कहाँ का चढ़ सकती है, पन्नी हर एक परत पे चढ़ती है, साइड से, बगल से। तो उसके बाहर के जितने भी पृष्ठ होते हैं ना, उन सबको वो ढक देते हैं। तो पृष्ठ का मतलब होता है सभी तरह के ऊपर साइड से पृष्ठ को ढक देना, उसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सारे पृष्ठ को ढक देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी पृष्ठ बाहर बाहर के ढक देना। तो गोला है, गोले की दो चीज़ें, गोले का क्षेत्रफल सूत्र होता है 4πr²। गोले का कोई परिमाप नहीं होते, ध्यान रखना। और आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, इसका आयतन का होता है 4/3 πr³। ठीक है, अगर यही गोला अर्धगोला कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, ठीक है, अर्धगोला, ये आपका क्या बेटा, अर्धगोला, अर्धगोले। अगर इसका निकालो क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr²। ठीक है, और आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 πr³। बस आधा आधा कर दो, 4 की जगह 2 कर दिया अर्धगोले के लिए, आराम से हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ लिखा भी होगा। देखो, शंकु की बात बाद में करेंगे, शंकु के अभी डिस्कस करेंगे। गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल हो गया। हाँ, यहाँ पे जो चीज़ें, ठीक है, शंकु और समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। तो पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, शंकु क्या होता है। जोकर की टोपी देखिए ना, वैसा होता है शंकु। शंकु की त्रिज्या होगी, ये हमारी त्रिज्या है, शंकु की ऊंचाई होगी और शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। इसे तिरछी वाली ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, L से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr ब्रैकेट में l+r। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो उस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है, ये वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा आपको दे रखी होगी, और बाकी ये है त्रिभुज का शीर्ष लंब, ये होगा, ये चीज़ ये होगी, इसे भूल जाओ। फिर घन, आयत। ठीक है, आयत आपको पता ही होगा, छोटी कक्षा में पढ़ रखा है। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जिसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ये हमारी लंबाई होती है, ये हमारी चौड़ाई होती है। ठीक है, सो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण का सूत्र ये होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहीं पे अगर क्षेत्रफल वाला भी लिख दो, लिखा नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
क्षेत्रफल, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। अगर वर्ग की बात करें, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुणा ए। ए यहाँ पर क्या है बेटा? भुजा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, जिसका मतलब ए का वर्ग। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणा √2। और वर्ग आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। हो गया ये चीज़ भी, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ सूत्र मिसिंग है, इस शीट पे पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब पीपीटी बनाने वाले को दिया था, उसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पर अभी बेलन का मिसिंग है सूत्र, ठीक है। बेलन का मिसिंग है। और किसका मिसिंग है? आपका सूत्र मिसिंग है, आपका चिन्हक का मिसिंग है, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं बेलन का सूत्र यहाँ लिखवा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं बेलन बना के देता हूँ। बेलन जिसकी त्रिज्या होती है और जिसकी ऊंचाई होती है, इसमें सबसे पहले बात आता है बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है बेटा 2πRH। और ये क्षेत्रफल है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आयतन होता है πr²H, ठीक है। ये आ गया आपको। हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा? बेलन का तो होगा ही होगा। बेलन का क्या होता है? 2πRH। इधर से एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल होता है πr²। इधर से भी एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। तो हल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2πr² और यहाँ से 2πRH। उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा? 2πR, यहाँ से H + R। तो ये बेलन का जो ज़रूरी सूत्र है वो भी हमने लिख दिया, जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं था, आप लिख सकते हैं। ये भी हो गया। चिन्हक वाला आपके एनसीईआरटी में है बच्चों, 13.4 से पहले एक जगह सारे लिखा हुआ है, वहाँ से लिख के देख लेना, ठीक। फिर 14वें चैप्टर में आ जाओ। 14वें चैप्टर में 3 चीज़ें हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, और फिर है माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध। ये 3 चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में, ठीक। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, सब पढ़ा रखा है एकदम मक्खन की तरह। आप कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो डाले भी हैं, फिर से नए बनाकर देख सकते हो। माध्यिका का सूत्र होता है L/2 - के CF गुणे में H बट्टे में F। इसे आप याद कर लो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसको क्वेश्चन को करने के लिए आप मेरा वीडियोस देखें। आपको रटना नहीं पड़ेगा, F क्या है, L क्या है, N क्या है, H क्या होगा, F क्या होगा, रटना नहीं पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। बहुलक का सूत्र क्या होता है बच्चों? L + F1 - F0 × H अपॉन में आ जाता है 2F1 - F0 - A2। तो अगेन आपको मेरा वीडियो देखना है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, H क्या होता है, ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। L क्या होता है आएगा भी नहीं, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर सकते हो। तो ये लिखा हुआ है, हिंदी जो लिखा हो उसे भूल जाओ, ठीक। उसके बाद आता है माध्य निकालने के 3 विधि हैं, ठीक है। माध्य निकालने के 3 विधि हैं। सो 3 विधि में सबसे पहला विधि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम माध्य निकालेंगे x बार बराबर सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। ये आपका पहला मेथड है। नंबर 2 क्या? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि x बार बराबर क्या होता है बेटा? a सिग्मा FD बट्टे सिग्मा f। ये हुआ कल्पित माध्य विधि। तीसरा जो मेथड है वो है पग विचलन विधि। ये सब पढ़ा रखा है मैंने,
कैसे क्या निकाला जाता है सब बता रखा है। क्या होता है वो माध्य निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ यू गुणा एच बटा सिग्मा एफ, यह है पग विचलन विधि। और एक संबंध छूट जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। ठीक है, इम्पोर्टेंट संबंध है। क्या होता है कि अगर माध्यक का 3 गुना कर दो, माध्यक का 3 गुना कर दो, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है बहुलक प्लस 3 माध्यक बहुलक 2 माध्य। ठीक है, ये हमारे पास संबंध है माध्य और माध्यिका बहुलक में। इसे भी कॉपी में लिख लेना। इस पर भी 100% प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। 1 नंबर में आपको 2 चीज़ें दे रखी होगी, तीसरी निकालने के लिए पूछेगा। प्रायिकता बहुत ही आसान है। प्रायिकता में जो मेन चीज़ है बच्चों वो है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सूत्र तो थोड़े मोड़े ही हैं, 1-2। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। पासा, लूडो, ताश, ठीक है, यही है। 1 बार फेंकें, 2 बार फेंकें, 3 बार फेंकें। एक बात, ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब मक्खन की तरह समझा रखा है एकदम। कुछ दिन पहले ही मैंने 2 घंटे की वीडियो बनाई है प्रायिकता पर, 15.1 को समझाने के लिए। उसमें मैंने सारा बेसिक समझाया और प्रायिकता को फिर अच्छे से बताया। ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी सूत्र की बात करें, सूत्र एक ही है। ए मतलब कोई घटना है, किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। जितनी भी घटना होती है उन सभी घटनाओं का कुल योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, और प्रायिकता क्या होती है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। हम क्या कहते हैं? अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, प्रायिकता का मान हमेशा 1 या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा होता है। दैट्स इट, यही सूत्र है प्रायिकता में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।